अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज एक्चुअली रोमैटिक हार्ट डिजीज। बट रोमैटिक हार्ट डिजीज को समझने के लिए वी शुड बी एबल टू नो व्हाट इज रोमैटिक फीवर, बिकॉज ये जो रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिजीज है दे आर इंटर रिलेटेड, इनका बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि हाउ रोमैटिक फीवर विल लीड अस टुवर्ड्स द रोमैटिक हार्ट डिजीज, कैसे रोमैटिक फीवर कॉम्प्लिकेट होके रोमैटिक हार्ट डिजीज बनता है। ठीक है, यूजुअली समझ नहीं आता है, लेकिन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज दैट कनेक्शन बिटवीन दिस रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिजीज। सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोमैटिक फीवर. What is rheumatic fever? Rheumatic fever is an autoimmune inflammatory disease that develops due to infection with group A beta hemolytic streptococcus bacteria. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो rheumatic fever है ये तब होता है एक इंसान में जब वो इन कंटैक्ट विद दिस ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आ जाए, या हम बोलेंगे कि अगर उसको इस बैक्टीरिया का, अगर एक पेशेंट को या एक ह्यूमन बीइंग को इस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाए, तब दैट इंफेक्शन में कॉम्प्लिकेट इनटू रोमैटिक फीवर अगर वो जल्दी ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, एंड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी में तो आपको समझ आ गया होगा, व्हेनेवर देयर इज इन्फेक्शन, ठीक है, जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन मैंने ये ऑटो इम्यून क्यों लिखा ये मैं आपको समझाऊंगा, क्यों मैं ये ऑटो इम्यून लिख रहा हूं। फिलहाल आप बस इतना याद रखेंगे कि ये जो रोमैटिक फीवर है ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, दिस ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, मेनली इसी की वजह से होती है। ज्यादातर अगर हम देखेंगे कि रोमैटिक फीवर जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस आर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15, बट इट कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इंसान ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आ जाए या उसको इस बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है। यूजुअली ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये एक ह्यूमन बॉडी में फेरेंक्स में यूजुअली रिजाइड करता है। सो व्हेन इट विल बी देयर, तो जब एक इंसान इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, दैट मींस नाउ ये फेरेंक्स में है उसके, तो ये क्या करेगा, वहां पे टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, दे विल cause the injury of the pharynx. Ultimately there will be inflammation. You know this is the very basic thing. Whenever there will be inflammation, there will be rush of macrophages and neutrophils. क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बॉडी को पता चल जाता है कि इंफेक्शन हुआ है, so there is need of macrophages and neutrophils, ताकि वो उस इंफेक्शन के साथ फाइट कर सके। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मैक्रोफेजेस का और एक फंक्शन ये भी है कि दे प्रेजेंट द एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये जो पैथोजन होता है, जो उसके एंटीजन्स होते हैं उनको प्रेजेंट करता है टू द इम्यून सिस्टम, सो दैट इम्यून सिस्टम विल मेक एंटीबॉडीज। ठीक है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। नॉर्मल में यही चीज होती है, जब ये मैक्रोफेजेस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू द इम्यून सिस्टम, दिस इम्यून सिस्टम विल मेक antibodies, it will start releasing antibodies which will be against this beta hemolytic streptococcus. तो यही पे बात खत्म हो जाती। नॉर्मली तो यही होता है, 97% पेशेंट्स में यही होता है। ठीक है, या अगर अपना इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है यही पे। तो हमने देखा कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, लाइक 97% ऑफ द पेशेंट्स में आइडियली क्या होना चाहिए, बट इन केस ऑफ दिस 2 to 3% जेनेटिकली वल्नरेबल पीपल, इनमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इट नॉट ओनली टारगेट्स द बैक्टीरिया बट इट ऑल्सो टारगेट्स आवर नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, ये खाली बैक्टीरिया को टारगेट नहीं करता है, जो ये हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है वो एंटीबॉडीज सिर्फ इस बैक्टीरिया को टारगेट नहीं करते हैं, बट दे आल्सो टारगेट आवर नॉर्मल टिश्यू। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो बैक्टीरिया की कुछ एंटीजेन्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर विद आवर ओन एंटीजेन्स। ठीक है, लाइक जो हमारी सेल्स में सेल कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रोटीन्स वगैरह, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर विद दिस बैक्टीरियल एंटीजन। दैट्स व्हाई जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन आवर ओन एंटीजन एंड द बैक्टीरियाज एंटीजन। ठीक है, उसकी वजह से इट स्टार्ट्स अटैकिंग ऑन बोथ ऑन द बैक्टीरिया एंटीजन एज वेल एज ऑन द बॉडीज ओन एंटीजन्स। उससे क्या होता है,
जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है इट विल क्रॉस रिएक्ट विद आवर ओन एंटीजेंस। दैट मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये अपने ही एंटीजेंस, जो कि नॉर्मल एंटीजेंस है, जो कि बॉडी के अपने एंटीजेंस है, या हम बोलेंगे कि जो कि बॉडी का अपना टिश्यू है, उसी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। इट स्टार्ट्स क्रॉस रिएक्टिंग विद आवर ओन एंटीजेंस। ये उन्हीं पे हमला बोल देता है, उन्हीं पे हमला कर, ये उन्हीं पे टारगेट करेगा। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इट क्रॉस रिएक्ट्स विद आवर ओन टिश्यू। अब इस क्रॉस रिएक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम विद आवर नॉर्मल टिश्यू, इससे क्या होता है, दिस क्रॉस रिएक्शन विल प्रोड्यूस मल्टी सिस्टमिक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक ही जगह पे सिमिलैरिटीज नहीं होंगी। एंड एक चीज मैं भूल गया कि इफ जो मैंने बोला था 2 to 3% ऑफ पीपल में सिमिलैरिटीज होती है बिटवीन द एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया एंड आवर नॉर्मल एंटीजेंस, या हम बोलेंगे नॉर्मल टिश्यू। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि उनमें जेनेटिक मिमिक्री हुई होती है। ठीक है, जेनेटिक मिमिक्री हुई होती है। जेनेटिक मिमिक्री का मतलब क्या होता है कि इफ the bacteria's antigens and our own antigens are similar in structure, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं जेनेटिक मिमिक्री। सो इनमें एक्चुअली जेनेटिक मिमिक्री ही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इट क्रॉस रिएक्ट्स विद आवर ओन एंटीजेंस एंड that cross reaction produces multi-systemic immune mediated inflammation. That means जहां भी जिस सिस्टम में अब सेम एंटीजेंस होंगे, स्ट्रक्चरली सेम एंटीजेंस होंगे एज ऑफ दिस बैक्टीरियल एंटीजन, वहां पे इम्यून सिस्टम टारगेट करेगा एंड इट विल, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, सो इट विल कॉज मल्टी सिस्टमिक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बोला था, इट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया तो खाली वहां पे था, कहां पे, लाइक फेरिंक्स में वो था, वहां पे फेरेंजाइटिस हुआ था, लेकिन उसके आगे उस बैक्टीरिया का काम नहीं है। असल में हमारे जो हमारी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, जेनेटिक मिमिक्री हुई है कि बदकिस्मती से इन 2 to 3% ऑफ जेनेटिकली वल्नरेबल पीपल, इनमें जो इनके ओन एंटीजेंस होते हैं दे रिजेंबल लाइक द एंटीजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, सो वी कैन से दैट जो इन्फ्लेमेशन होगी उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होगी। बिकॉज ऑफ द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत सारे पायरोजेंस एंड साइटोकाइन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई है। अल्टीमेटली दीज पायरोजेंस एंड साइटोकाइन्स विल कम्युनिकेट विद द हाइपोथैलेमस एंड इट विल प्रेसिपिटेट फीवर। ठीक है, हमें बाहर से फीवर जैसा सिम्टम आएगा, उसी को हम बोलते हैं रूमेटिक फीवर। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये टारगेट करता है अपने ही टिश्यू को, कहां पे टारगेट करता है। क्योंकि ये जो रूमेटिक फीवर होता है ये बहुत सारे बॉडी टिश्यूज को इन्वॉल्व करता है, तो हम एक एक करके देखेंगे जो कुछ मेन टिश्यूज है उनमें क्या होता है। तो जो सबसे पहला है इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट ऑल्सो अटैक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा एक्चुअली क्रॉस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली इट अटैक्स द बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लिय। हम कह सकते हैं कि जो बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिय है, इसका कुछ टिश्यू it will be resembling same as it will be structurally same as of the bacteria's antigen। तो क्या होता है, ये जो बेसल गैंग्लिया है आपको पता होगा इसमें यूजुअली न्यूरल सर्किट होता है एंड अ लॉट ऑफ मोटर प्रोग्राम्स इसी में होते हैं वो। ठीक है, अगर यहां पे डैमेज हो गया, दैट मींस जो हमारी मोटर फंक्शन है उसमें इफेक्ट आ जाएगा। अब चूंकि जो क्रॉस रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का, इट डैमेजेस दिस पार्ट, सो देयर विल बी इनएप्रोप्रिएट मोटर प्रोग्राम। जो कुछ मोटर प्रोग्राम्स होंगे जहां पे जिस भी पार्ट में डैमेज हुआ होगा वहां के मोटर प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ माल फंक्शन आ जाएंगी। एंड यूजुअली देखा गया है कि इन पेशेंट्स में क्या होता है कि जो इनकी आर्म्स है दे मूव पर्पसलेसली एंड इनवॉलंटरी। यूजुअली जब भी हम अपनी आर्म को मूव करते हैं उसका कोई पर्पस होता है। ठीक है, बट इन दीज पेशेंट्स these arms move purposelessly and involuntarily, इनको उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरिया, या उसका दूसरा नाम क्या है, सिडनीमास कोरिया, या हम ये भी कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं दैट इट इज रूमेटिक कोरिया, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ
रूमेटिक फीवर की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रूमेटिक फीवर की वजह से हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज रूमेटिक कोरिया और सिडनीमास कोरिया। दिस इज द बॉडीज वन पार्ट की, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब ये अफेक्ट करेगा तो क्या होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा ये हमारे जॉइंट्स को भी टारगेट करता है। जॉइंट्स में यूजुअली साइनोवियल जॉइंट्स को टारगेट करता है, वहां पे क्या कराता है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि आपको पता है जब वहां का टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज आर्थराइटिस, ठीक है। बट ये जो आर्थराइटिस कराएगा यहाँ पे, इट विल बी पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस से मतलब क्या है कि डिफरेंट जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इट विल नॉट बी ए सिंगल जॉइंट जिसको ये टारगेट करेगा, इसमें डिफरेंट जॉइंट्स को ये टारगेट करेगा, जिसको हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। बट साथ साथ में आपको और एक चीज याद रखनी है, दैट इट विल बी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, इट विल बी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस से क्या मतलब है कि सुबह दो, फॉर एग्जांपल सुबह दो नी जॉइंट इसमें पेन थी, शाम को एल्बो जॉइंट इसमें पेन है, दैट मींस वो जो पेन होगी या हम बोलेंगे वो जो इन्फ्लेमेशन होगी, इट विल बी माइग्रेटिंग फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, जॉइंट टू जॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। उसके साथ साथ इट आल्सो अफेक्ट द स्किन। स्किन में क्या होता है कि देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ लीजन्स which are actually which looks like small macules, जहां पे क्या होता है कि like macules ऐसे होते हैं, जहां पे ये जो मार्जिन होता है, बाउंड्री होती है, इट विल बी इन्फ्लेम्ड, ठीक है। बट जो इसका सेंटर पार्ट होगा इट विल बी हील्ड, दैट मींस जो हमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी या वो जो रेडनेस दिखाई देगी, इट विल बी ऑन द मार्जिनल लाइन, या हम बोलेंगे मार्जिनल सर्कल में दिखेगा हमें, बट सेंट्रली दे विल बी हील्ड। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथीमा मार्जिनेटम, ठीक है, एरिथीमा मार्जिनेटम। उसके साथ साथ वी कैन आल्सो सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, दीस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स लाइक दे आर लाइक द बम्प्स अंडर द स्किन, या हम बोलेंगे दे आर पेनलेस नोड्यूल्स, ठीक है, इनमें यूजुअली पेन नहीं होती है, दे वी कैन फील देम लाइक द बम्प्स अंडर द स्किन, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, इनके अलावा ये किस पे अटैक करता है, दैट इज अवर हार्ट, जहां से एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जहां से चीजें गड़बड़ हो जाती है और रूमेटिक हार्ट डिजीज में बदल जाती है। वो हम बिल्कुल आराम से देखेंगे कि कैसे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज में तब्दील होती है। पहले हम जस्ट देखेंगे कि होता क्या है जब ये हार्ट के टिश्यूज को लाइक टारगेट करेगा। सो 3 possibilities are there. Either there will be pericarditis, that means there will be inflammation of pericardium, ठीक है, and or there will be myocarditis, that means जो middle में layer है myocardium उसका inflammation होगा। But let me tell you one thing here कि ये जो rheumatic myocarditis है, it is very dangerous because it often leads us towards the heart failure. But इस मायोकार्डाइटिस का रूमेटिक हार्ट डिजीज के साथ कनेक्शन नहीं है। इट कैन लीड अस टू हार्ट फेलियर, बट इसका रूमेटिक हार्ट डिजीज के साथ कनेक्शन नहीं है, ना ही इस पेरिकार्डाइटिस का है। एंड देयर कैन आल्सो बी एंडोकार्डाइटिस, जिसका एक्चुअली में कनेक्शन है विद रूमेटिक हार्ट डिजीज। वो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोकार्डाइटिस की वजह से कैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है। या तो ये अलग अलग लेयर्स इन्फ्लेम्ड होंगी, ठीक है, या तो कभी क्या हो सकता है कि देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द 3 लेयर्स, जिसको हम पैनकार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक बात समझने वाली है कि यूजुअली क्या होता है कि whenever we will treat this kind of patient जो इन्फेक्ट हुआ है, जिसमें एंटीजेनिक मिमिक्री भी है, जब भी हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो जो सारे सिम्टम्स है, जो जैसे कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर यहां तक जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कोरिया होता है, एरिथीमा मार्जिनेटम होता है, पॉलीआर्थराइटिस होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, या पैनकार्डाइटिस होता है, या हम बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, या इन जनरल पैनकार्डाइटिस होता है। जब भी हम इनको ट्रीट करेंगे तो ये सारे सिम्टम्स ऑन ट्रीटमेंट मतलब ठीक हो जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे। We will not be having any kind of symptom after treating this disease with proper treatment. But मसला हमें कहां पे होता है कि ये जो अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है, ठीक है, अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है, जब हम ट्रीटमेंट भी देंगे सारे सिम्टम्स चले जाएंगे, बट
जो एंडोकार्डाइटिस की वजह से डैमेज हुआ होगा वो नहीं जाता है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंडोकार्डाइटिस की वजह से क्या एक्चुअल में डैमेज होता है। तो हमने देखा ये जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड 3% 2 to 3% ऑफ पीपल में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अटैक करता है थ्रू आवर ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वो मैंने बताया ऑलरेडी वहां पे एंटीजेनिक मिमिक्री होती है। तो जिनमें हार्ट भी होता है, यूजुअली हार्ट में मैंने आपको बताया रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है जिसका उतना ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस हो सकता है which can be very fatal for the patient, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट मर सकता है क्योंकि उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। एंड रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, जो पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस है अगर इनको हमने अच्छे से ट्रीट किया, ठीक है, तो ये चले जाएंगे वापस, मतलब इनकी जो सिम्टम्स, इनका जो इफेक्ट होगा बॉडी पे वो नजर नहीं आएगा, वो ठीक हो जाएगा। बट ये जो रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस है इसका रह जाता है। अब एंडोकार्डाइटिस क्या है एक्चुअली? एंडोकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर, जो इनर साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है, हम बोलेंगे इनर वॉल ऑफ द हार्ट, इनर मसल लेयर ऑफ द हार्ट, और उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे हार्ट के उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जैसे उसमें वाल्व्स वगैरह आते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस हो गया। अब यूजुअली क्या होता है एंडोकार्डाइटिस में, क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि ये यूजुअली ज्यादातर 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ज्यादातर होता है, और लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जिसको एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा ऑब्वियसली देयर विल बी फीवर, ठीक है, क्योंकि ये रूमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन है। एंड यू नो कि जब भी फीवर होता है, ठीक है, जब भी फीवर होता है देयर इज टैकीकार्डिया, ठीक है। अब क्या मतलब है, अगर एंडोकार्डाइटिस है दैट मींस एंडोकार्डियम के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे उनमें भी इन्फ्लेमेशन होगी। अब यूजुअली टारगेट कहां पे करता है ये? वाल्व्स में, क्योंकि एंडोकार्डियम के अंदर वाल्व्स भी है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो दिस इज द इनर साइड ऑफ द हार्ट, इसमें फॉर एग्जांपल हम दो वाल्व्स लेंगे, ठीक है, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस इज बाइकस्पिड वाल्व व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व। फॉर एग्जांपल हम मिट्रल वाल्व की एग्जांपल लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये मिट्रल वाल्व ऑफ इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, यहां से कंडीशन समझिएगा, एक तो एंडोकार्डाइटिस की वजह से ये जो मिट्रल वाल्व, क्योंकि हम एक वाल्व की एग्जांपल लेंगे, बाकी वो सारे वाल्व्स पे वही कंसेप्ट फिट होगा। यहां पे अगर मिट्रल वाल्व की एग्जांपल लेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि देयर विल बी वाल्वुलाइटिस, मिट्रल वाल्व वाल्वुलाइटिस, ठीक है, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिट्रल वाल्व, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? फीवर है ऑलरेडी, एंड फीवर के साथ साथ टैकीकार्डिया भी होगा, ठीक है। अब अगर टैकीकार्डिया होगा दैट मींस मोर देन नॉर्मल हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बीटिंग एट 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 120 बीट्स पर मिनट, दैट मींस आपको पता होगा हार्ट बीट कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन देयर इज क्लोजर ऑफ दीज वाल्व्स। ये वाल्व्स कब क्लोज होते हैं? जब इनके कस्प्स क्लोज होते हैं, ठीक है। सो दैट मींस 100 एंड अगर इसकी हार्ट रेट, मैंने पहले ही बोला कि टैकीकार्डिया है, अगर इसकी हार्ट रेट है फॉर एग्जांपल 120 बीट्स पर मिनट, ठीक है, दैट मींस अगर फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिएगा ये दो जो है ये कस्प्स है, ठीक है, दीज आर द कस्प्स, ठीक है, यूजुअली ऐसे ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं। अब क्या होगा? दैट मींस 120 बीट्स पर मिनट दीज कस्प्स विल स्ट्राइक विद ईच अदर, ऐसे, ठीक है। बट रिमेंबर दीज कस्प्स आर इन्फ्लेम्ड, इनमें ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हुई है। नाउ व्हेन दे विल बी स्ट्राइकिंग 120 टाइम्स, ठीक है, per minute, 120 times per minute, that too with the inflammation, so there will be erosion of endothelium at the tip of leaflets, ठीक है। जो ये कस्पस होंगे, जो leaflets होंगे, जो इनकी टिप्स होगी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि टैकीकार्डिया है, लेकिन साथ साथ में इन्फ्लेमेशन है, तो मैकेनिकल इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इनके टिप्स पे जो एंडोथीलियम होगा इट विल बी इरोडेड। सो हम कहेंगे कि देयर विल बी इरोजन ऑफ एंडोथीलियम एट द टिप्स ऑफ लीफलेट्स। अब जो ही ये इरोजन होता है, ठीक है, ये जो जहां पे ये इरोजन होता है एट द पॉइंट ऑफ इरोजन, वहां पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी एग्रीगेशन ऑफ फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स। नॉर्मल चीज है कि जब भी इंजरी हो जाती है वहां पे फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स आ जाते हैं। व्हेन देयर विल बी एग्रीगेशन ऑफ दिस फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स, एक वेजिटेशन टाइप ऑफ फॉर्म होती है वहां पे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इरोजन, वहां पे एक वेजिटेशन टाइप ऑफ फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक वेजिटेशन,
जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए, दिस इज द वैल्यू, दीज आर द कस्प्स, जो मैंने ये पॉइंट्स दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कीजिए, दीज आर दीज वेजिटेशंस, ठीक है, विच ऑकर ड्यू टू द इम्यून मीडिएटेड इंजुरी अलोंग द लाइन ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब जब ये, और साथ साथ में और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो रोमैटिक वेजिटेशन होगी, ठीक है, इसमें यूजुअली पस नहीं होगा, पस फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। क्यों? बिकॉज दीज आर स्टीराइल वेजिटेशन, क्योंकि दिस इज नॉट ड्यू टू द बैक्टीरिया, दिस इज ड्यू टू द इम्यून मीडिएटेड, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन है, सो इट विल बी स्टीराइल, इसमें पस फॉर्मेशन यूजुअली नहीं होती है। सेकेंड थिंग, now when these platelets and fibrin will aggregate, they will form the rheumatic vegetation, ठीक है, this rheumatic vegetation will ultimately heal up, ठीक है, जब हम इसको ट्रीट करेंगे this will heal up, but ये जो प्लेटलेट्स वहां पे होंगे, these platelets produce growth factors, ठीक है, ये आपको भी पता होगा, they produce growth factors to activate fibroblasts, ठीक है, क्योंकि इसको नया टिश्यू बनाना है, क्योंकि इंजरी हुई है, सो दीज प्लेटलेट्स विल प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स एंड हेंस दे विल एक्टिवेट द फाइब्रोब्लास्ट्स, एंड ये जो एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट्स है, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द कोलेजन, ठीक है, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द कोलेजन, व्हिच, अब जब ये कोलेजन, फॉर एग्जांपल यहां पे प्लेटलेट्स है, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स है, व्हेन दे विल स्टार्ट रिलीजिंग कोलेजन, या व्हेन दे विल ले डाउन द कोलेजन, आपको पता है कोलेजन की प्रॉपर्टी ही ये है कि इट होल्ड्स, जहां पे भी कोलेजन होगा इसमें वो होल्डिंग पावर है, ठीक है, अगर दो पॉट्स के बीच में कोलेजन होगा, दो टिश्यूज के बीच में कोलेजन होगा, दे विल स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, सेम चीज यहां पे भी होती है। अब कहां पे ज्यादातर ये इंपैक्ट करेगा? एट द एंड्स, क्योंकि वहां पे लाइक इफ इट इज द एंड, ठीक है, यहां पे और यहां पे ज्यादातर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे बिटवीन द टिश्यू, बिटवीन द टू कस्प्स स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम है, सो इट इज इंपैक्ट विल बी हायर एट द एंड्स, ठीक है, तो यहां पे जब कोलेजन फॉर्मेशन होगी, सो दीज leaflets will start fusing with each other, usually at the edges, क्योंकि वहां पे स्पेस कम है, वहां पे कम कोलेजन ही इन दो लीफलेट्स को आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, आपस में फ्यूज करेंगे। Now what will happen when these valves will start fusing with each other? Valve will become fibrotic and distorted, ठीक है, क्या मतलब है valve will become fibrotic and distorted? That means there will be the distortion of this मिट्रल वैल्यू, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रोटिक टिश्यू वहां पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा है वहां पे, एंड देयर विल बी स्टीनोसिस ऑफ दिस वैल्यू, या हम बोलेंगे देयर विल बी नैरोइंग ऑफ दिस वैल्यू। अब यही जो मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, यही सारे वैल्यूज पे लाइक अप्लाई होगा, जिस जिस वैल्यू में वैल्वुलाइटिस हुआ होगा उसमें यही चीज होगी, ठीक है। एंड यू नो when there is stenosis of any value, there is a possibility, या हम बोलेंगे there is a risk of regurgitation, and ultimately this stenosis regurgitation will lead a person towards the heart failure. So this is the concept actually how rheumatic fever leads a patient towards the rheumatic heart disease. Now if we will look on the symptoms of rheumatic fever first, so we have actually two criteria, one is major criteria and another is minor criteria. This has been actually given by Jones, it's called Jones criteria, okay. So major criteria में क्या आता है कि जो कुछ important symptoms है, like जो कि हमने already discuss किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डाइटिस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेरिकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस होता है, एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। अब अगर पूरे हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाए, हम जनरल टर्म में यूज करते हैं कि कार्डाइटिस हुआ है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज पॉलीआर्थराइटिस, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैसे पॉलीआर्थराइटिस होता है। सिग्निमास कोरिया, ये भी डिस्कस किया हुआ है। एरिथीमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दीज आर द मेजर क्राइटेरिया। नाउ कमिंग टू माइनर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया में क्या हो सकता है? देयर कैन बी फीवर, वो भी मैंने आपको बताया है कि कैसे फीवर होता है इसमें। देयर कैन बी आर्थेल्जिया, दैट मीन्स पेन इन द जॉइंट्स। देयर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन आर्थेल्जिया एंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एंड आर्थराइटिस में एक तो इन्फ्लेमेशन भी होगी एंड पेन भी होगी। आर्थेल्जिया में जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन हो, आर्थेल्जिया इज सिंपल
पेन ऑफ द जॉइंट्स। इसमें जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन हो, इट कैन देयर मे बी इन्फ्लेमेशन और समटाइम्स देयर कैन बी एनी अदर कॉज। देन इट इज इरेगुलर हार्ट रिदम, ठीक है, जो हार्ट की रिदम होगी इट विल बी इरेगुलर, इट विल नॉट बी रेगुलर। देयर विल बी एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग्स, लाइक वी विल फाइंड प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एंड there will be increased levels of ESR, C-reactive protein and white blood cell count. ठीक है, this is about the minor criteria. Now there is a rule like how we can say or how we can diagnose rheumatic fever actually. So हम बोलते हैं कि either there should be two symptoms from major criteria, okay, or there should be one symptom from major criteria and two symptoms from minor criteria. Two things are there, या तो दो सिम्टम्स इन मेजर क्राइटेरिया सिम्टम्स, ये जो यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं इनमें से दो सिम्टम्स होने चाहिए। हम डायग्नोज करते हैं कि इसको हो सकता है कि इसको रूमेटिक फीवर हो, फिर हम कंफर्मेशनल डायग्नोसिस भी करते हैं जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट्स यूज करते हैं। या तो एक मेजर क्राइटेरिया हो, इसमें एक सिम्टम हो, और माइनर क्राइटेरिया में दो सिम्टम्स हो। Now coming to diagnostic evaluation. So diagnostic evaluation में सबसे पहली चीज, first thing you have to do is to look for the symptoms. You have to look at the major Jones criteria and minor Jones criteria. You have to look for whether there is two symptoms from the major Jones criteria and there is one symptom from major Jones criteria and two symptoms from minor Jones criteria. As I said before, apart from that, we have to look for the evidences of beta hemolytic streptococcus bacteria, which we can like हम वो कैसे दे सकते हैं थ्रू थ्रोट कल्चर। ठीक है, हम थ्रोट कल्चरिंग करेंगे, वहां से हमें बीटा hemolytic streptococcus bacteria के evidences मिल जाएंगे, whether there is any presence of beta hemolytic streptococcus bacteria or not. Apart from that, we will be doing different diagnostic tests, like we will be doing blood tests जिनमें हम क्या देखेंगे, there will be, if there is rheumatic fever, then there will be high ESR, that means there will be high erythrocyte sedimentation rate. Also there will be leukocytosis, that means there will be increased white blood cell count, because there is infection, and leukocytosis is a normal response to any sort of infection. Also there will be elevated C-reactive protein. You also know whenever there is inflammation, there is increased level of C-reactive proteins in our body. It is a response to the inflammation actually. Another thing is throat culture. As I already mentioned that we have to look for the evidences of beta hemolytic streptococcus bacteria, which we can see through throat culture, and we can also see ECG changes, like there will be prolonged PR interval. These are the diagnostic tests, but we have to focus on two things. Main two things are, we have to look for Jones criteria, which include major and minor criteria, and apart from that, we have to look for the evidences of this bacteria. Now, if we will look on the management of this disease, rheumatic fever as well as rheumatic heart disease, तो usually हम क्या करते हैं, हम usually अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, usually हम 3 types of drugs देते हैं mainly. First one is antibiotic therapy, ठीक है, because we have to treat this infection first. हम सबसे पहले जो causative agent है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, because सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले we will be try to kill this infection, kill this bacteria by giving antibiotic therapy. Second thing, we will be giving anti-inflammatory drugs, because we know जब जो ये इन्फेक्शन होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है, ये अल्टीमेटली कराता क्या है, इन्फ्लेमेशन कराता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी वो पढ़े, ठीक है। तो वी विल बी ट्रीटिंग दिस इन्फ्लेमेशन बाय यूजिंग एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंड थर्ड थिंग इज एंटी-कन्वल्सेंट ड्रग्स। अगर जो कोरिया है वो सीवियर है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रही है, बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, सो वी विल बी आल्सो गिविंग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स टू रिड्यूस दोज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है।
ये है मतलब जब हम ये वाला ट्रीटमेंट देंगे, जब हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देंगे, इससे यूजुअली सारी चीजें ठीक हो जाती है। जितने भी हमने मेजर क्राइटेरिया में, माइनर क्राइटेरिया में चीजें पढ़ी, ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक हो जाती है एक्सेप्ट वन थिंग। वो मैं बताऊंगा कि जो मैंने पहले भी बताया था कि एंडोकार्डाइटिस भी ठीक हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस में मैंने बोला क्या, अंदर से वैल्वुलाइटिस होता है, वो भी ठीक हो जाता है। बट जब तक वो एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है, जब तक वो वैल्वुलाइटिस वहां पे प्रेजेंट होता है, दैट मींस कि जब तक हमने यहां से ट्रीट नहीं किया होता है, तब तक वो जो डैमेज हुआ होता है, वो जो इरोजन ऑफ एंडोथेलियम एट द वेल्वस के ऊपर वो जो एंडोथेलियम इरोड हो चुका होता है, वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो चली जाएगी, बट वो जो डैमेज है ऑन द टिप्स ऑफ दोज वेल्वस, वो जो डैमेज है वो वहीं पे रह जाएगा। वहां पे फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है, वहां पे वो रोमैटिक वेजिटेशन फॉर्मेशन हो चुकी होती है। एवरीथिंग विल हील अप, बट दैट वो जो फाइब्रोसिस वहां पे हुआ होता है, दैट विल स्टे देयर। वो ऐसे ठीक नहीं होगा थ्रू एनी ड्रग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज में हमने देखा कि लास्ट में क्या होता है कि वहां पे नैरोइंग या हम बोले कि स्टीनोसिस ऑफ वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली रिगर्जिटेशन होती है, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो जाता है। इफ दैट इज द केस, इफ इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि हार्ट फेलियर तक बात पहुंच जाएगी, देन वी हैव टू आल्सो मैनेज द हार्ट फेलियर, फॉर विच वी विल बी गिविंग ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, लाइक वी गिव डिजॉक्सिन, वी गिव डायूरेटिक्स। ठीक है, वो हम जब हम हार्ट फेलियर पढ़ेंगे एट दैट टाइम हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर ये इतना कॉम्प्लिकेट हुआ कि इट विल लीड टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर, देन वी हैव टू आल्सो मैनेज द हार्ट फेलियर। ओके, Now, if we will look on the surgical management, usually surgical management हम तब कर usually rheumatic heart disease में ही, जब ये complicate हो गई हो, rheumatic fever complicate हो गया हो into the rheumatic heart disease, usually तभी जाके हम surgical management उसमें कोई सर्जरी करते हैं। यूजुअली हम कौन सी सर्जरी करते हैं, कॉमिस्ट्रोटॉमी, या हम उसको बोलते हैं वेल्वुलोटॉमी, वेल्वोटॉमी या वेल्वोप्लास्टी, डिफरेंट नेम्स है। ये इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम रेपियर करते हैं जो वैल्यू होता है, जो खराब वैल्यू हो चुका होता है ड्यू टू रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसको हम रेपियर करते हैं। क्या करते हैं यूजुअली, आप जैसे हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है, इसके जो एजेस है यहाँ पे, इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब ये फ्यूज हो जाएंगे आपस में, ठीक है, दैट मीन्स नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ये क्लोज हो ही नहीं पाएंगे। ज्यादातर इफेक्ट किसमें होता है, इसमें क्लोजिंग में, ये क्लोज हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन फॉर्मेशन हो गई होती है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए होते हैं एट द एज। दैट मींस अब प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता है। अब इस सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जहां पे ये फ्यूज हो गए होते हैं वहीं पे इंसिजन देते हैं ताकि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। ठीक है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल क्लोज एंड ओपन हो जाए जैसे ये नॉर्मल में फंक्शन करते थे। तो ये एक सर्जरी है। अनदर इज सेकेंड सर्जिकल थिंग इज दैट वी रिप्लेस द वैल्यू। अगर हमें लगता है कि वैल्यू इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि इसको हम थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, देन वी टोटली रिप्लेस द वैल्यू, हम वैल्यू को ही बदल डालते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी विल लुक ऑन द नर्सिंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, सबसे पहली चीज वी विल बी ऑब्जर्विंग दैट देयर इज पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर विल बी मल्टी सिस्टमिक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड वी नो वेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन देयर इज पेन। सो first thing will be there will be pain in the patient and we have to manage that through different nursing interventions. Second thing, there will be decreased cardiac output. ठीक है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा क्योंकि वैल्यू फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ब्लड जो है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर स्टीनोसिस होगा वहां पे रिगर्जिटेशन भी हो जाएगी। दैट मींस देयर विल बी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होगा वो हमारा डिक्रीज होगा, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना है, उसको भी थ्रू डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस उसको भी मैनेज करना है। ठीक है, थर्ड थिंग विल बी इमोबिलिटी रिलेटेड टू आर्थराइट्स। ठीक है, यूजुअली आर्थराइट्स में क्या हो जाता है कि एक पेशेंट चल ही नहीं पाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन
इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन इतना ज्यादा होता है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, वेदर इट बी वॉकिंग और एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट्स, वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दैट pain due to inflammation. And one more thing, there are a lot of nursing diagnoses, I have just prioritized them. There will be anxiety related to disease condition, ठीक है, as patient doesn't know anything about this disease, usually नहीं पता होता है patients को कि क्या ये disease क्या है, ठीक है, and there are chances of heart failure, ठीक है, there are chances of heart failure, so patient will be having that anxiety related to this disease condition. Thank you. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे रोमैटिक फीवर कॉम्प्लिकेट होकर रोमैटिक हार्ट डिजीज में बदलती है, ठीक है. मेन पार्ट इज दैट थिंग कि हाउ रोमैटिक फीवर विल लीड अस टुवर्ड्स द रोमैटिक हार्ट डिजीज. Then management is very easy. You know, I already told you how we can manage this through medical management, through surgical management, and through nursing management. Thank you so much.